बादलों से 12 अदृश्य मौत की मशीनें गिरीं और 2 सेकंड में मेक्सिको की सबसे सुरक्षित ड्रग लैब धुएं के गड्ढे में बदल गई। कार्टेल के आकाओं को लगा कि उनका जंगल का किला अछूता है, लेकिन वे गलत थे। घने पेड़ों के नीचे छिपी इस अरबों डॉलर की फेंटेनाइल फैक्ट्री ने सालों तक अमेरिकी सड़कों पर जहर घोला, जब तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें रोकने के लिए और कदम नहीं उठाए। लेकिन हम यहाँ कैसे पहुंचे और क्या होता है जब अपराधी राजा सैन्य राक्षसों से मिलते हैं? आइए हमारे साथ मिलकर जानें कि एक कार्टेल की ड्रग लैब पर 12 अमेरिकी लड़ाकू विमानों का क्या असर हुआ। बटन दबाते ही पानी का कुंड खिसक जाता है। नकली फार्म हाउस के फर्श के नीचे एक कंक्रीट की सीढ़ी अंधेरे में उतरती है, जो मेक्सिको के सबसे खूंखार ड्रग माफिया का भूमिगत महल है। राफेल कैरो क्विंटेरो ने अपना साम्राज्य खून और डर के दम पर खड़ा किया। 1980 के दशक में इस सरगना ने सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बेचे, उसने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसका आज भी हर गिरोह पालन करता है। नार्को ऑन ऑफ नार्कोस के नाम से मशहूर क्विंटेरो ने कोलंबिया से मेक्सिको होते हुए अमेरिकी शहरों तक कोकीन के पहले बड़े रास्ते बनाए। उसका ग्वाडलाहारा कार्टेल टनों सफेद पाउडर सीमा पार ले जाता था, जबकि मैक्सिकन पुलिस आंखें मूंदे बैठी रहती थी। लेकिन क्विंटेरो की असली ताकत उसके कारोबार के लिए खतरा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालने की उसकी तत्परता में थी। 1985 में डीए एजेंट एनरिक किकी कैमारेना कार्टेल की गतिविधियों का पर्दाफाश करने के बेहद करीब पहुंच गया था। क्विंटेरो के आदमियों ने अमेरिकी एजेंट का अपहरण कर लिया और उसके शव को प्लास्टिक में लपेटने से पहले उसे 30 घंटों तक बेरहमी से प्रताड़ित किया। इस हत्या ने दोनों सरकारों को झकझोर कर रख दिया और क्विंटेरो को अमेरिका का सबसे वांछित भगोड़ा घोषित कर दिया। जेल इस ड्रग माफिया को हमेशा के लिए कैद नहीं रख सकती थी। दशकों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद 2013 में एक मैक्सिकन अदालत ने क्विंटेरो को अवैध तकनीकी आधार पर रिहा कर दिया। 23 वर्षीय दादा अपनी कोठरी से बाहर निकले और सिनालोआ के पहाड़ों में गायब हो गए। 9 सालों तक उसने पहाड़ की चट्टानों में गहरे छिपे बंकरों से अपना आपराधिक साम्राज्य फिर से खड़ा किया। ट्रेविनो मोरालेस बंधुओं ने कार्टेल की क्रूरता को नए स्तर पर पहुंचाया। मिगुएल, जिसका उपनाम जेड 40 था, और उमर, जिसे जेड 42 के नाम से जाना जाता था, ने कुलीन मैक्सिकन सैनिकों के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन बाद में आपराधिक दुनिया में शामिल हो गए। इन पूर्व सैनिकों ने लॉस सातोस नाम का एक कार्टेल बनाया, जो किसी ड्रग गिरोह से ज्यादा सेना की तरह काम करता था। उन्होंने दूसरे भगोड़ों को भर्ती किया और विशेष बलों के प्रशिक्षण को आतंक के हथियार में बदल दिया। भाइयों ने पूरे शहरों को जमा देने वाले डर के साये में राज किया। उनके बंदूकधारी बख्तरबंद ट्रकों में सड़कों पर गश्त करते, व्यवसायों से कर वसूलते और भुगतान न करने वालों को मौत के घाट उतार देते। लॉस जेटास ने उत्तर पूर्वी मेक्सिको में नशीली दवाओं के मार्गों, अपहरण नेटवर्क और मानव तस्करी के संचालन को नियंत्रित किया। जेल की कोठरियों से भी ये भाई कूट संदेशों और भ्रष्ट सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से अपना आपराधिक साम्राज्य चलाते रहे। विसेंट कैरेलो फुएंटेस को मेक्सिको का सबसे खूनी सिंहासन विरासत में मिला जब उनके भाई आकाश के स्वामी अमादो की 1967 में प्लास्टिक सर्जरी के दौरान मृत्यु हो गई, तो विसेंट ने जुआरेज कार्टेल पर कब्जा कर लिया। इस संगठन ने सीमावर्ती शहर सियुदाद जुआरेज को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया, जहां 2008 और 2012 के बीच कार्टेल की लड़ाइयों में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। विसेंट की ताकत ड्रग व्यापार की सबसे कीमती संपत्ति जुआरेज को टेक्सास के एल पासो से जोड़ने वाले पुलों पर नियंत्रण से आती थी। इन चौकियों से गुजरने वाले कोकीन, हेरोइन और फेंटेनाइल के हर ग्राम से लाखों का मुनाफा होता था। इस कार्टेल ने अपने तस्करी के धंधों को बचाने के लिए पूरे पुलिस विभाग, जज और सरकारी अधिकारियों को खरीद लिया था। इन अपराधियों की एक बड़ी गलती थी, उन्हें लगता था कि उनके बंकर उन्हें अदृश्य बना देते हैं। क्विंटेरो सैटेलाइट इंटरनेट और एनक्रिप्टेड फोनों से लैस पहाड़ी गुफाओं में छिपता था। ट्रेविनो बंधुओं ने कई भागने की सुरंगों वाले भूमिगत कमांड सेंटर बनाए। विसेंट ने बुलेट प्रूफ दीवारों और सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों के पीछे सुरक्षित घर बनाए, लेकिन तकनीक खेल को बदल रही थी। अमेरिकी जासूसी उपग्रह छिपी हुई प्रयोगशालाओं से आने वाले ऊष्मा संकेतों का पता लगा सकते थे। मोबाइल फोन टावर हर एनक्रिप्टेड संदेश रिकॉर्ड कर रहे थे। बैंकिंग कंप्यूटर हर धन हस्तांतरण पर नजर रख रहे थे। मेक्सिको के अंडरवर्ल्ड के राजाओं ने एनालॉग युग में अपने साम्राज्य खड़े किए थे, लेकिन डिजिटल शिकारी तेजी से उनके करीब पहुंच रहे थे। दशकों से उनकी अछूती ताकत अब अमेरिका की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक से टकराने वाली थी। लेकिन इन अछूत राजाओं ने एक घातक गलती की, जिसने उन्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। क्या होगा जब अमेरिका कार्टेलों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना बंद कर देगा? 20 जनवरी 2050 ने सब कुछ बदल दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठे हैं। उनकी कलम एक कार्यकारी आदेश पर लटकी हुई है, जो अमेरिका के ड्रग युद्ध के नियमों को फिर से लिखेगा। एक हस्ताक्षर के साथ मैक्सिकन कार्टेल आपराधिक संगठनों से अमेरिकी कानून की नजर में कहीं ज्यादा खतरनाक विदेशी आतंकवादी संगठनों में बदल गए। इस घोषणा के बाद मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली कार्टेल ISIS और अल कायदा जैसी ही कानूनी श्रेणी में आ गए।
सिनालोआ कार्टेल और जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल अब अमेरिका के आतंकवाद रोधी तंत्र के पूरे दबाव का सामना कर रहे हैं। यह सिर्फ कागजात नहीं है, यह युद्ध की घोषणा है जो अमेरिका के सबसे खतरनाक दुश्मनों के लिए आरक्षित सैन्य शक्तियों को खोल देती है। यह कानूनी बदलाव कार्टेल संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए भयावह नई वास्तविकताएं पैदा करता है। आतंकवाद कानूनों के तहत नामित संगठनों को भौतिक सहायता प्रदान करने पर संघीय जेल में 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। सहायता की परिभाषा नशीली दवाओं की तस्करी से कहीं आगे तक फैली हुई है। सुरक्षा के लिए पैसे देना, कार्टेल के इलाके से माल पहुंचाना या यहां तक कि परिवार के सदस्यों द्वारा घर पैसे भेजना भी आतंकवाद के आरोपों का कारण बन सकता है। मारिया डेल रोसारियो नवारो सांचेज इन नए नियमों के तहत आरोपित होने वाली पहली व्यक्ति बन गई हैं। 39 वर्षीय मैक्सिकन महिला ने जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल को ग्रेनेड सप्लाई किए और सीमा पार प्रवासियों, आग्नेयास्त्रों, धन और ड्रग्स की तस्करी में मदद की। संघीय एजेंट उसके आतंकवादी संबंधों के सबूत के तौर पर उसकी सुनहरी AR-15 राइफल, जिसका उपनाम एल डोराडो है, प्रदर्शित करते हैं। उसका मामला कार्टेल नेटवर्क में खलबली मचा देता है। इन संगठनों की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अब आतंकवाद के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। पेंटागन को ऐसे अधिकारी मिले हैं जो कार्टेल के खतरे के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। CIA के गुर्गों को पारंपरिक कानून प्रवर्तन प्रतिबंधों के बिना विदेशी धरती पर गुप्त अभियान चलाने की अनुमति मिल गई है। सैन्य कमांडर अब उन्हीं कानूनी ढांचों का इस्तेमाल करके सीमा पार हमलों की योजना बना सकते हैं जिनके जरिए पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की तलाश की गई थी। पृथ्वी पर सबसे उन्नत सैन्य निगरानी प्रणालियां मध्य पूर्वी युद्ध क्षेत्रों से लेकर मैक्सिको के रेगिस्तानी सीमावर्ती इलाकों तक फैली हुई हैं। खुफिया एजेंसियां मूल रूप से कार्टेल नेटवर्क के खिलाफ आतंकवादी समूहों पर नजर रखने के लिए डिजाइन की गई तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। प्रीडेटर ड्रोन सीरियाई एयरबेस से दक्षिणी सीमा पर स्थित तैनाती क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने त्वरित घुसपैठ टीमों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं जो उच्च मूल्यवान लक्ष्यों को नष्ट कर सकती हैं और कुछ ही घंटों में उन्हें वापस ले जा सकती हैं। वही सैन्य तंत्र जिसने ISIS को ध्वस्त किया था, अब अमेरिका की दक्षिणी सीमा के ठीक बाहर सक्रिय आपराधिक संगठनों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर रहा है। मैक्सिकन कार्टेलों को ऐसी निगरानी क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें वे न तो समझ सकते हैं और न ही उनका मुकाबला कर सकते हैं। सिग्नल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ एन्क्रिप्टेड संचार को अपराधियों द्वारा भेजे जाने से भी तेजी से इंटरसेप्ट कर लेते हैं। उपग्रह टोही वाहनों की गतिविधियों पर इतनी सटीकता से नजर रखती है कि पारंपरिक प्रतिनिगरानी विधियां अप्रचलित हो जाती हैं। वित्तीय जांचकर्ता आपराधिक आय को छिपाने के लिए डिजाइन की गई बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से धन हस्तांतरण पर नजर रखते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कार्टेल के रैंकों में जंगल की आग की तरह फैलता है। इंटरसेप्ट किए गए संचार से पता चलता है कि नेता अमेरिकी हवाई हमलों के प्रति अपनी कमजोरी पर चर्चा कर रहे हैं। दशकों से खुलेआम चल रहे सुरक्षित ठिकाने रातों रात वीरान हो गए हैं। अरबों डॉलर की ड्रग्स ले जाने वाले आपूर्ति मार्ग नए ठिकानों पर स्थानांतरित हो रहे हैं क्योंकि कमांडरों को अदृश्य विमानों से सटीक हमलों का डर है। आतंकवादी घोषित होने से सैन्य कार्रवाई के लिए एक कानूनी रास्ता खुल जाता है जो पारंपरिक कानून प्रवर्तन ढांचों के तहत असंभव होता। मैक्सिको के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों को पता चलता है कि उन्होंने अपनी समझ से परे ताकतों को उकसाया है। भूमिगत साम्राज्य बनाने वाले अछूत राजाओं का सामना अब एक ऐसे दुश्मन से है जो ऐसी तकनीक से लैस है जो बिना किसी चेतावनी के आसमान से लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। अमेरिका का ड्रग युद्ध अब एक वास्तविक युद्ध बन गया है। लेकिन दुश्मन को ढूंढने वाली आंखों के बिना कागज पर युद्ध की घोषणा करना बेमानी है। मैक्सिको के विशाल जंगल में छिपे भूतों का शिकार कैसे किया जाएगा? U-2 ड्रैगन लेडी सुबह सुबह ऑनफुट एयरफोर्स बेस से उड़ान भरती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए इसका ट्रांसपॉन्डर जानबूझकर अपनी लोकेशन प्रसारित करता है। उत्तरी अमेरिका के रडार स्क्रीन पर जो कुछ भी सामान्य दिखाई देता है वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। शीत युद्ध का यह जासूसी विमान, जिसे मूल रूप से सोवियत परमाणु स्थलों की तस्वीरें लेने के लिए डिजाइन किया गया था, मैक्सिको के सबसे खतरनाक कोने की ओर एक ऐसे मिशन पर जा रहा है जो अमेरिका के ड्रग युद्ध को हमेशा के लिए बदल देगा। 6 घंटे बाद विमान बाजा कैलिफोर्निया के तट पर तेजी से मुड़ता है। इसके सेंसर नीचे धूल भरी बस्तियों पर केंद्रित हैं, जहां से अरबों डॉलर का फेंटेनाइल उत्तर की ओर अपनी घातक यात्रा शुरू करता है। यह विमान कभी भी मैक्सिकन हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। समुद्र तल से 70,000 फीट ऊपर से इसके उन्नत कैमरे
सिनालोआ कार्टेल के गढ़ों से गुजरने वाले वाहनों की लाइसेंस प्लेटों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर रेडियो प्रसारण, हर मोबाइल कॉल, नीचे के आपराधिक साम्राज्य का हर डिजिटल पदचिह्न आयरन कर्टेन को भेदने के लिए बनाए गए उपकरणों द्वारा वैक्यूम कर दिया जाता है। इस एक निगरानी उड़ान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सीमा खुफिया अभियानों में सबसे नाटकीय वृद्धि को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में पेंटागन के अधिकारियों ने हवाई टोही अभियानों में अभूतपूर्व वृद्धि को अनुमति दे दी। एक मासिक निगरानी उड़ान का सामान्य पैटर्न सिर्फ 10 दिनों में 18 अलग अलग अभियानों में बदल जाता है। प्रशांत महासागर में रूसी पनडुब्बियों का पीछा करने के लिए डिजाइन किया गया नौसेना का P-8 पोसाइडन विमान कार्टेल संचार नेटवर्क की जांच करने वाले शक्तिशाली रडार एरेज के साथ अचानक रेगिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों में घूम रहा था। कार्टेलों के खिलाफ तैनात तकनीकी शस्त्रागार दशकों के अमेरिकी सैन्य नवाचार का प्रतीक है। प्रत्येक P-8 विमान में सेंसर पैकेज होते हैं जिनकी कीमत ज्यादातर छोटे देशों के वार्षिक बजट से भी ज्यादा होती है। सैकड़ों मील दूर से संचार को इंटरसेप्ट करने की उनकी क्षमता का मतलब है कि कार्टेल के नेता अब एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन से सुरक्षा मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते। U-2 उड़ानें और भी ज्यादा उन्नत क्षमताएं लेकर आती हैं, जो बादलों और अंधेरे में देखने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल करती हैं और पीढ़ियों से छिपे कार्टेल के बुनियादी ढांचे के विस्तृत नक्शे बनाती हैं। मैक्सिकन रक्षा मंत्री रिकार्डो ट्रेविला ने पुष्टि की है कि उनकी सरकार इन उड़ानों का पता लगाती है, लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि उनकी सेना के पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि अमेरिकी क्या खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ये जासूसी विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में वैध उड़ान पैटर्न बनाए रखते हैं और साथ ही मैक्सिको के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों के पूरे संचालन ढांचे को व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध करते हैं। प्रत्येक मिशन टेराबाइट्स डेटा उत्पन्न करता है जो सीधे फ्यूजन केंद्रों तक पहुंचता है, जहां विश्लेषक लक्ष्य पैकेज बनाना शुरू करते हैं। F-22 रैप्टर एरिजोना और टेक्सास के अग्रिम ठिकानों पर तैनात हैं और उनकी गुप्त क्षमताएं उन्हें मैक्सिकन रडार प्रणालियों के लिए अदृश्य बनाती हैं। 5वीं पीढ़ी के ये लड़ाकू विमान सटीकता से लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए सटीक निर्देशित हथियार ले जाते हैं। निगरानी उड़ानों से प्राप्त खुफिया जानकारी उच्च मूल्य वाले कार्टेल प्रतिष्ठानों पर संभावित हमलों के लिए आवश्यक सटीक निर्देशांक प्रदान करती है। कार्टेल संचालन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव तत्काल और विनाशकारी हो जाता है। इंटरसेप्ट किए गए संचार से मध्यम स्तर के कमांडरों में घबराहट का पता चलता है, जिन्हें अचानक एहसास होता है कि उनकी हर गतिविधि पर अंतरिक्ष से नजर रखी जा रही है। वर्षों से खुलेआम चल रहे सुरक्षित ठिकानों को रातों रात खाली कर दिया जाता है। अरबों डॉलर की नशीली दवाओं की आपूर्ति करने वाले रास्ते चुपचाप नए ठिकानों पर पहुंच रहे हैं। अपराधी एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं। ये गुप्त उड़ानें अमेरिकी मादक पदार्थ विरोधी रणनीति को प्रतिक्रियात्मक कानून प्रवर्तन से सक्रिय सैन्य लक्ष्यीकरण में बदल रही हैं। संघीय एजेंसियां जो कभी मुखबिरों से मिलने वाली सूचनाओं का इंतजार करती थीं, अब पूरे आपराधिक नेटवर्क पर रियल टाइम निगरानी रखती हैं। तस्करों और सीमा एजेंटों के बीच का पुराना बिल्ली और चूहे का खेल अब कहीं ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की सबसे उन्नत सैन्य निगरानी प्रणालियां दक्षिणी सीमा के ठीक पार सक्रिय एक नए दुश्मन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। सोनोरन जंगल की गहराई में एक फेंटेनाइल प्रयोगशाला ऐसे रसायनों का प्रसंस्करण कर रही है जो हजारों अमेरिकियों की जान ले लेंगे। अंदर काम करने वालों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऊपर से अदृश्य आंखें पहले से ही उनके कारखाने पर अदृश्य नजर रख रही हैं। लेकिन सिर्फ निगरानी से कभी युद्ध नहीं जीते जा सकते। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि असली लड़ाई कहां से शुरू होती है। क्या होगा जब 2 राष्ट्रपति $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये अल्टीमेटम जनवरी की एक ठंडी सुबह में आता है। राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट कूटनीतिक बारीकियों को ब्लेड की तरह चीर देता है। मेक्सिको के पास कार्टेलों को कुचलने के लिए फरवरी तक का समय है, वरना सभी आयातों पर 25% का भारी शुल्क लगेगा। $400 अरब का वार्षिक व्यापार अधर में लटका हुआ है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। नतीजे दिखाओ या मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को ढहते देखो। लॉस पिनोज में अपनी आपातकालीन कैबिनेट बैठक में शाइनबाम को एक असंभव विकल्प का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्री जुआन रामोन डे ला फुएंते ने सम्मेलन की मेज पर उपग्रह चित्र फैलाए, जिनमें सीमा पर अमेरिकी सैन्य साजो सामान का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। प्रीडेटर ड्रोन को टेक्सास और एरिजोना के अग्रिम ठिकानों पर तैनात किया गया है। खतरा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि अस्तित्वगत भी है। उनकी सार्वजनिक प्रतिक्रिया तेज और उद्दंड है। अपने अध्यक्षीय मंच पर खड़े होकर शीनबाम मैक्सिकन धरती पर किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को अस्वीकार करती हैं।
उनके शब्द 1914 की यादें ताजा करते हैं, जब संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं ने 7 महीने तक वेराक्रूज पर कब्जा किया था, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मैक्सिकन अधिकारी निजी तौर पर इस संकट की तुलना उस काले अध्याय से करते हैं जब विदेशी ताकतों ने उनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया था। वेराक्रूज का भूत हर बातचीत में छाया रहता है, क्योंकि नेताओं को एहसास होता है कि वे भी एक ऐसे ही दौराहे पर हैं। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा है। जहां शाइनबाम सार्वजनिक रूप से अमेरिकी धमकियों की निंदा करती हैं, वहीं उनकी खुफिया प्रमुख चुपचाप राजधानी से 30 मील दूर एक सुरक्षित ठिकाने से CIA की निगरानी उड़ानों को मंजूरी दे देती हैं। यह विरोधाभास स्पष्ट और जानबूझकर है, जो खुफिया जानकारी के लिए अमेरिकी मांगों को पूरा करता है, जबकि सैन्य हस्तक्षेप के प्रति जनता का विरोध जारी रखता है। मैक्सिकन अधिकारियों को उम्मीद है कि यह नाजुक संतुलन राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करते हुए एकतरफा हमलों को रोकेगा। उत्तरी सीमा पर 10,000 मैक्सिकन सैनिकों की तैनाती अमेरिकी सामरिक हितों की पूर्ति करते हुए संप्रभुता का एक प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करती है। ये सैनिक अमेरिकी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए तैनात नहीं हैं। वे उन्हीं कार्टेलों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें वॉशिंगटन ने एक बार खत्म कर दिया था। तस्करी के गलियारों में चौकियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मैक्सिकन सैन्य कमांडर ऐसे तलाशी प्रोटोकॉल लागू कर रहे हैं जो कुछ महीने पहले तक राजनीतिक रूप से असंभव थे। फिर आता है अभूतपूर्व दाम। दुनिया को चौंका देने वाले एक ही भोरपूर्व अभियान में मैक्सिको देश भर के ठिकानों से 29 कैद ड्रग माफियाओं को पकड़कर उन्हें 8 अलग अलग अमेरिकी शहरों के लिए रवाना होने वाले विमानों में लाद देता है। राफेल कारो क्विंटेरो, जिसकी 1985 में DEA एजेंट एनरिक कैमारेना की हत्या ने दशकों तक द्विपक्षीय संबंधों को दूषित कर दिया था, आखिरकार अमेरिकी न्याय के कटघरे में खड़ा है। जुआरेज कार्टेल के पूर्व नेता विसेंट कैरिलो फुएंतेस कुख्यात ट्रेविनो मोरालेस बंधुओं के साथ इस ऐतिहासिक प्रत्यर्पण में शामिल हो गए हैं। पूर्व DEA संचालन प्रमुख माइक विजिल इसे ऐतिहासिक बताते हैं, जो आर्थिक दंड से बचने की मैक्सिको की हताशा का स्पष्ट संकेत है। यह कोई मानक प्रक्रिया नहीं है। आमतौर पर मैक्सिको लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद कैदियों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्पित करता है। सामूहिक प्रत्यर्पण अत्यंत दुर्लभ है और एक साथ 29 कैदियों का प्रत्यर्पण अभूतपूर्व है। इस अभियान के लिए सैन्य सटीकता की आवश्यकता होती है। सहयोगियों को प्रतिरोध संगठित करने से रोकने के लिए उच्च सुरक्षा वाले कैदियों को एक साथ विभिन्न जेलों से निकाला जाता है। उन्हें कड़ी सुरक्षा में सैन्य हवाई अड्डों पर पहुंचाया जाता है, जहां अमेरिकी विमान इंतजार कर रहे होते हैं। कैदियों को उनके लंबित मामलों के आधार पर अलग अलग न्यायालयों में भेजने की जरूरत के कारण रसद व्यवस्था जटिल हो जाती है। समय का निर्धारण सोच समझकर किया जाता है। विदेश मंत्री जुआन रामोन डे ला फुएंते सहित एक उच्च स्तरीय मैक्सिकन प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक कर रहा है। ये प्रत्यर्पण आर्थिक संकट को रोकने के उद्देश्य से की जा रही बातचीत के दौरान सद्भावना का प्रदर्शन है। ट्रंप ने धमकी भरे टैरिफ को 30 दिनों के लिए स्थगित करने की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों को एक व्यापक सुरक्षा योजना विकसित करने का समय मिल गया है। यह राहत कुछ शर्तों के साथ आई है। मैक्सिको अतिरिक्त सैनिक तैनात करने और फेंटेनाइल उत्पादन के खिलाफ अभियान तेज करने पर सहमत हो गया है। लेकिन इस संकट ने कहीं ज्यादा खतरनाक चीज को जन्म दे दिया है। मैक्सिको के घने जंगलों में आसमान में अमेरिकी निगाहें अपने अगले लक्ष्य की पहचान कर चुकी हैं। क्या होगा जब कूटनीति नाकाम हो जाए और गुप्त लड़ाकू विमान जल्लाद बन जाए? जंगल शांत है, लेकिन सिनालोआ के बीचों बीच एक घनी छतरी के नीचे छिपा हुआ है। कार्टेल की फेंटेनाइल प्रयोगशाला में जानलेवा गतिविधियां जारी हैं। औद्योगिक भट्टियों में रसायन उबल रहे हैं और नकाबपोश कर्मचारी हजारों अमेरिकियों की जान लेने वाले पाउडर को नाप रहे हैं। पास ही ट्रक खड़े हैं, अपना घातक माल उत्तर की ओर ले जाने के लिए तैयार। यह किला अछूता सा लगता है। अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई स्पष्ट उपग्रह चित्र इसकी स्थिति नहीं बताते, और जो कुछ लोग पास पहुंच भी जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन 30,000 फीट की ऊंचाई पर बाएं भूतों की तरह आसमान में उड़ते हैं। उनके इंजन पृथ्वी पर मौजूद हर रडार सिस्टम के लिए अदृश्य रहते हुए मौत की आवाजें फुसफुसाते रहते हैं। अग्रणी विमान के अंदर पायलट सीधे सामने देखता रहता है। कोई टिमटिमाती बत्तियां नहीं, कोई रेडियो की गपशप नहीं, बस ऑन बोर्ड कंप्यूटरों की शांत आवाज सटीक निर्देशांक बता रही है। नीचे का जंगल चिह्नित है, लेकिन बदलते बादलों और नाचती परछाइयों के बीच मुश्किल से दिखाई दे रहा है। प्रत्येक F-22 में 2 GBU-39 छोटे व्यास वाले बम होते हैं, जो सटीक लक्ष्यों को सर्जिकल सटीकता से नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए स्मार्ट हथियार हैं। ये सिर्फ विस्फोटक नहीं है,
ये जीपीएस उपग्रहों और लेजर डिजाइनरों द्वारा निर्देशित स्केलपेल हैं। मिशन की ब्रीफिंग स्पष्ट थी। प्रयोगशाला को नष्ट करो और साथ ही नुकसान को कम से कम करो। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस तेज खामोश सफाया। पेंटागन के युद्ध योजनाकारों ने इस पल की तैयारी में महीनों बिताए। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस अभियान को तब मंजूरी दी जब खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई कि इस सुविधा में 1 करोड़ अमेरिकियों को मारने के लिए पर्याप्त फेंटेनाइल का उत्पादन किया जा रहा था। CIA के विश्लेषकों ने महीनों की निगरानी उड़ानों से प्राप्त सटीक निर्देशांक उपलब्ध कराए। सैन्य वकीलों ने पाकिस्तान और यमन में आतंकवादी शिविरों पर हमलों को मंजूरी देने वाले उन्हीं ढांचों का इस्तेमाल करते हुए कानूनी औचित्य तैयार किए। एनक्रिप्टेड संचार के माध्यम से आदेश निष्पादित होता है। 12 पेलोड एक साथ गिरते हैं। धुएं का कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, ये बस टूटते तारों की तरह बादलों में गायब हो जाते हैं। GBU-39 में 3 फीट की दूरी तक सटीक मार्गदर्शन देने वाली GPS प्रणाली का इस्तेमाल होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर बम अपने निर्धारित लक्ष्य पर लगे। घने जंगल की हवा में हथियार गिरते ही कुछ सेकंड खामोशी में बीत जाते हैं। पहला विस्फोट पेड़ों की चोटियों को मीलों तक झकझोर देता है। इसके बाद दूसरा और भी तेज धमाका होता है और प्रयोगशाला का रासायनिक केंद्र प्रज्वलित हो उठता है। पक्षी भयभीत लहरों में बिखर जाते हैं और आग की लपटें सिग्नल फ्लेयर्स की तरह उठती हैं और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाती हैं जितनी तेजी से वे दिखाई देती थीं। जिस सुविधा ने अमेरिकी सड़कों पर मौत का तांडव मचाया था, वह अब एक स्विमिंग पूल के आकार का धुआं उगलने वाला गड्ढा बन जाती है। लेकिन असली आतंक विनाश नहीं है। इसके बाद सन्नाटा छा गया। कोई जेट विमान नहीं दिखा, कोई चेतावनी नहीं सुनी गई। जमीन पर मौजूद कार्टेल के बंदूकधारियों के लिए आसमान बस 2 सेकंड के लिए खुला और हमेशा के लिए बंद होने से पहले फैसला सुनाया। रेडियो सिग्नल जाम हो गए। मोबाइल टावरों की बत्ती जल गई। निगरानी ड्रोन केवल बाद की स्थिति को कैद करते हैं। मुड़ी हुई धातु, छोड़े गए ट्रक और एक अरबों डॉलर के ऑपरेशन का पूरी तरह से विनाश। एनक्रिप्टेड कार्टेल संचार के जरिए खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। वे जानते हैं कि हम कहां हैं। यह भयभीत कमांडरों के बीच फुसफुसाया गया संदेश बन जाता है। प्रयोगशाला कर्मचारी अपनी चौकियां छोड़ देते हैं। आपूर्ति काफिले पहाड़ों में बिखर जाते हैं। इस अदृश्य हमले ने कई राज्यों में आपराधिक गतिविधियों को ठप कर दिया है, क्योंकि नेताओं को एहसास हो गया है कि अमेरिकी सैन्य तकनीक से कोई भी सुरक्षित नहीं है। F-22 पहले ही अपने मूल ठिकानों की ओर मुड़ चुके हैं। एक भी विमान का पता नहीं चला, नहीं उसे ट्रैक किया गया, नहीं उसे छुआ गया। भूतों की तरह उन्होंने अपना वार किया और आसमान में गायब हो गए। अंधेरे हैंगरों में वापस जमीनी दल रैप्टर विमानों में ईंधन भर रहे हैं, जबकि मिशन योजनाकार कार्टेल सुविधाओं की बढ़ती सूची में से अगला लक्ष्य चुन रहे हैं। यह हमला ड्रग युद्ध के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है। कभी बेखौफ होकर काम करने वाले आपराधिक संगठनों को अब उसी सैन्य तकनीक का सामना करना पड़ो रहा है जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक में आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ किया गया था। कार्टेलों ने भूगोल और भ्रष्टाचार को सुरक्षा मानकर अपने साम्राज्य खड़े किए थे। उन्होंने कभी ऐसे दुश्मन का सामना करने की कल्पना भी नहीं की थी, जो उपग्रह की सटीकता से निर्देशित अदृश्य विमानों से अपने लक्ष्यों को नष्ट कर सकता हो। अब ये कानून प्रवर्तन नहीं रहा। जब दुनिया की सबसे उन्नत सेना आपराधिक संगठनों को निशाना बनाती है, तो नियम हमेशा के लिए बदल जाते हैं। कार्टेल युद्ध चाहते थे, अब उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जिसे वे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और हरा नहीं सकते। देखने के लिए शुक्रिया। जब तक आप यहाँ हैं, अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। वहां मिलते हैं।